me Ranna Kaushik. So this video is basically about the organometallic NMR spectroscopy. In last video we completed the organometallic IR spectroscopy. The NMR spectroscopy with respect to the organometallic compounds is very important. Every year a single question is come from this particular topic. In this video I include lot of examples and all the previous year problems in this single video with all the tricks and important key points. So watch the video till the end. Let's get started. First we start with the basics of organometallic NMR. All we know that when we study the NMR spectroscopy, the range of chemical shift is from 0 to 12 to 13 ppm. But what in the case of organometallic NMR? In organometallic compounds, the range of NMR chemical shift value is very negative, below the TMS value. TMS की वैल्यू हमें 0 पे मिलती है, बट इनकी पीक्स कहाँ पे आती है? नेगेटिव में आती है, -15, -10 लाइक दिस. तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू शील्डेड प्रोटॉन. शील्डेड प्रोटॉन. What is the meaning of the shielded proton? Shielded proton basically जब हम पढ़ते हैं नॉर्मल NMR में, तो हम उसके फाइंड आउट करते हैं द प्रोटॉन विच इज नियर टू विच केमिकल शिफ्ट वैल्यू इज नियर टू द TMS वैल्यू इज कॉल्ड एज द shielded proton. But in the organometallic NMR the shielded proton is much far from the TMS value. तो shielded proton से बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि shielded का मीनिंग होता है कि वहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है आउटर मैग्नेटिक फील्ड के कंपेयर में, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक स्पेक्ट्रोस्कोप कंपाउंड्स में मेटल्स के साथ में हाइड्रोजन अटैच होता है. तो ये मेटल क्या करते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन अपने चारों तरफ एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है. It generate a magnetic field, internal magnetic field. This internal magnetic field is in opposite direction to the outer magnetic field. इस वजह से क्या होता है कि इंटरनल और आउटर मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं, लाइक दिस. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन द इफेक्ट ऑफ आउटर मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस हाइड्रोजन is become reduced. So reduction in the outer magnetic field is make the proton as the shielded proton. So बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है. सो जैसे मेटल कंपाउंड में भी यही होता है कि मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ही प्रोटॉन शील्डेड हो जाएगा. अगर आपको और बेसिक नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं. सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, और ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू आएगी. सो जैसे कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मेटल्स इंक्रीज हो रहे हैं. मैंने यहाँ पे तीनों बनाए हैं. यहाँ पे 1 नंबर मेटल है, यहाँ पे 2 मेटल है, यहाँ पे 3 मेटल है हाइड्रोजन के साथ में अटैच. इनको हम शो करते हैं μ1, μ2 एंड μ3 से. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी μ3 पे. सो μ3 की सबसे कम वैल्यू आएगी, मोर नेगेटिव वैल्यू. सबसे ज़्यादा कम वैल्यू होगी μ3 की, देन μ2 की एंड μ1 की. लाइक दिस इसकी आएगी -10, -5 एंड μ1 की -2, लाइक दिस इन दिस रेशियो. नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन मैंने दिस कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल नहीं दिया है, सिर्फ हम की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं. इसके बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर आउट करूँगी. सो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है. सो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी हमें MH नेगेटिव की. जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी. तो मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी केमिकल शिफ्ट वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होगी और उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू में आएगी. तो सबसे कम केमिकल शिफ्ट वैल्यू आएगी MH नेगेटिव की, देन आएगी MH एंड देन
MH प्लस की। ओके, इसका मैं आपको बाद में एग्जाम्पल और से और क्लियर आउट करूँगी। अब आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसे बोलते हैं नीटा 5। नीटा 5 से भी शो करते हैं या नीटा 1 से भी शो करते हैं, वो इसकी हैप्टिसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ इसे ये है CP प्रोटॉन साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इस लिगेंड की जो पीक्स आती है उसकी रेंज होती है 4 to 5 ppm। ये आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है। और अगर हम इनकी बात करेंगे, अगर डबल बॉन्ड के साथ में मेटल अटैच है तो इसकी पीक आएगी less than। Now the next very important point, in the metal clusters, if the hydrogen is present in the cavity of the cluster between all the metals, this type of hydrogen is called the interstitial hydrogen, and this proton is very de-shielded। ऑर्गेनोमेटेलिक NMR में सिर्फ यही एक टाइप के हाइड्रोजन या प्रोटॉन है जो डी शील्डेड होते हैं, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, सिर्फ इनकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। और ये किन में होते हैं? सिर्फ क्लस्टर्स में होते हैं। तो मैं अभी आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये दो एग्जांपल्स हैं। इन दोनों में फर्स्ट एग्जांपल में एक मेटल प्रेजेंट है, सेकेंड एग्जांपल में दो मेटल्स प्रेजेंट हैं। As I said, when the number of metal increase, the electron density will increase on the hydrogen, and the increase in electron density will reduce the chemical shift value, and the peak will be more negative. So according to this second compound will have the more negative value compared to the first compound. So this is that two are the example of the interstitial hydrogen. See, this is the cluster example. यहाँ पे क्योंकि कार्बोनिल क्लस्टर्स के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करना है। इसकी बेसिक ट्रिक ये है कि अगर किसी क्लस्टर में सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो देन डेफिनेटली श्योर कि वो इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन ही होगा। और इस यहाँ पे हाइड्रोजन में यहाँ पे 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसकी आती है लगभग +23 और इसकी नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्विंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंपाउंड विद मोस्ट शील्डेड एंड डी शील्डेड CP प्रोटोन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल प्रोटोन के बारे में पूछा है कि कौन सा मोस्ट शील्डेड होगा और कौन सा मोस्ट डी शील्डेड होगा। सो व्हेन यू सी here the manganese, iron, osmium and ruthenium. So according to the size, as we know, when the size increase, this the bond distance will be increased between the osmium and the CP protons. Osmium has the large size. Due to this, the electron density at the CP proton will decrease. Electron density decrease, so the shielding decrease, so delta will be decrease, delta will increase। shielding decrease हो रही है तो delta increase होना चाहिए, तो ये मोस्ट डी शील्डेड प्रोटॉन होना चाहिए ऑस्मियम की वजह से, देन रुथेनियम, देन आयरन एंड देन मैग्नीज होना चाहिए। बट here you see at the manganese compound, the 3 CO ligands are attached with the manganese. CO is a pi acceptor ligand. Due to this CO ligand will reduce the electron density at the CP protons. Electron density decrease होगी यहाँ पे। As the electron density will decrease, the shielding also decrease and the delta value will increase। क्योंकि यहाँ पे 3 CO लिगेंड्स अटैच है, इसलिए डेल्टा वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो ऑस्मियम नहीं, मैग्नीज कंपाउंड यहाँ पे मोस्ट डी शील्डेड होगा, सबसे ज़्यादा डी शील्डेड होगा मैग्नीज, सबसे ज़्यादा हाई रेंज में इस कंपाउंड की आएगी, देन ऑस्मियम,
then ruthenium, and then the iron. So iron compound is the most shielded compound in this particular question. So this is the answer. Now see the next question. In this question they ask about the HNMR value for both of the examples. See the first complex, there is a one hydrogen and one metal. So according to the organometallic NMR, this hydrogen will come in the range of negative like -5 to -15 ppm. And in the second compound, the neta 5 CP proton, मैंने आपको बताया था कि neta 5 CP साइक्लोपेंटाडाइइनाइल की पीक आती है HNMR में 4 to 5 ppm. So this will be the correct answer. Now before moving to the next question, I will discuss the very important topic for the HNMR spectroscopy with respect to the organometallic compounds, the fluxonial behavior. This behavior and this property is very important for the NMR spectroscopy because due to this property we get the different peaks in the NMR spectra. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है PF5. बहुत इजीली इससे आप समझ सकते हैं. According to the Vesper theory, all we know that the PF5 have the trigonal bipyramidal geometry. अगर मैं यहाँ पे सभी फ्लोरीन्स को नेम दे दूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो इस कंडीशन में हम यहाँ पे सभी फ्लोरीन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से नंबर का फ्लोरीन है. अब फ्लक्सोनियल बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एट द हाई टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये जो एक एक 3 फ्लोरीन तो ऐसे है जो प्लेन में प्रेजेंट है लाइक दिस प्लेनर, और 2 जो फ्लोरीन है F4 एंड 5 ये आउट ऑफ द प्लेन एंड द बिलो द प्लेन इस टाइप से प्रेजेंट है. सो इस जियोमेट्री में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे जो प्लेनर है वो आउट ऑफ द और बिलो द प्लेन चले जाते हैं और जो आउटर और बिलो द प्लेन है वो प्लेन में आ जाते हैं. तो यहाँ पे चेंज होता रहता है फंक्शनल ग्रुप का. सो अकॉर्डिंग टू दैट फ्लक्सोनियल बिहेवियर बेसिकली यही होता है कि फंक्शनल ग्रुप अपनी इक्विवेलेंट पोजिशंस पे चेंज होते रहते हैं. चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप्स पोजिशन एट द रूम टेम्परेचर इट इज़ टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट. इतना फास्ट होता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब आप इस सैंपल को डालेंगे तो यहाँ पे सभी फ्लोरीन्स सिंगल पीक देते हैं एट द रूम टेम्परेचर. ऑल F5 F फ्लोरीन गिव द वन सिग्नल in NMR spectroscopy. But if we take the low temperature like -40 degree Celsius, at the low temperature what happen, this change will not taking place. इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि एक ही पोजीशन उसकी फिक्स हो जाती है. तो इस कंडीशन में जो प्लेन में फ्लोरीन्स है वो एक पिक देंगे और जो बाहर की साइड है आउटर और इनर वो क्या करेंगे, वो अलग पिक देंगे. तो लो टेम्परेचर पे इस कंपाउंड के लिए PF5 के लिए हमें 2 पिक्स मिलते हैं, 2 NMR signals. So this is the basic importance of the fluxonial behavior in the NMR spectroscopy, that this at the high temperature the fluxonial behavior compound show the fluxonial behavior, so we get the single peak. But at the low temperature we don't the compound don't show the fluxonial behavior and we get the different peaks like their position. Now come to the Berry pseudo rotation. What is the Berry pseudo rotation? The Berry is the name of the scientist which give the प्रोसीजर ऑफ दिस फ्लक्सोनियल बिहेवियर. उन्होंने ये बताया कि ये चेंजिंग होता है तो किसके थ्रू होता है. तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है ये पहले कन्वर्ट होती है स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर में लाइक दिस. इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. आप मान लीजिए कि ये प्लेन है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे F3 है, मैंने अकॉर्डिंग टू F3, यहाँ पे F2 F1 आउटर साइड में F4 एंड बिलो दिस F5. अब अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन करती हूँ, इस टाइप से
इस टाइप से मैंने रोटेशन किया, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो F2 था वो कहाँ जाएगा, नीचे बिलो द प्लेन, और यहाँ पे जो F1 था वो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, और जो आउटर और इनर F4 एंड F5 थे वो क्या हो जाएंगे, वो प्लेन में आ जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम 90 डिग्री का रोटेशन करवा रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन नहीं होता है, बट रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिलता है वो सेम है। ऐसा होता है कि अगर हम 90 डिग्री का रोटेशन करवाएं तो हमें ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसको स्यूडो रोटेशन इसका नाम दिया गया है, और इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द फ्लक्सोनियल बिहेवियर। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में हम बेसिकली नीटा 3 एंड नीटा 5 को कंसिडर करते हैं एज अ लिगेंड, और ये दोनों लिगेंड से फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करते हैं, और इसलिए ये HNMR में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। सो फर्स्ट वी टेक द नीटा 3। इन नीटा 3 let we take the high temperature. At the high temperature, this is in the metal is attached to the all the 3 carbons. Due to this, the side protons HA and HB, I will give the name HA and HB, they both show the fluxonial behavior and interconvert. ये दोनों इतने फास्ट चेंज होते हैं कि इनमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते। इसी टाइप से ये भी HA और HB, क्योंकि इनकी सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन कैसे पता की, कि जो सेंटर हाइड्रोजन है HC हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्ट में आपको इनको देखना है। HA की पोजीशन इसके साथ में सिस है, एंड HB एट द ट्रांस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द HC, सेम फॉर दैट बोथ हाइड्रोजन्स। सो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया कि हाई टेम्परेचर में हमें एक पीक तो मिलेगा HC के लिए, और एक पीक मिलेगा इन दोनों के लिए। ये जितने भी हाइड्रोजन्स है ये सब सेम हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सो फोर हाइड्रोजन्स विल गिव द 1 पीक। सो टोटली हमें हाई टेम्परेचर पे 2 पीक्स मिलते हैं, और उनकी इंटेंसिटी रेशियो होता है 1:4। बट व्हाट हैपन एट द लो टेम्परेचर? When we take the low temperature, the HA and HB don't show the fluxonial behavior. Now at this condition, we get 1 signal for HC, 1 signal for HA and 1 signal for HB. Total 3 signals we found at the low temperature, -40 डिग्री सेल्सियस। सो लो टेम्परेचर पे हमें टोटल 3 सिग्नल्स मिलते हैं HNMR में, जिनका इंटेंसिटी रेशियो होता है 2:2:1। This is for the नीटा 3. Now come to the नीटा 5. For the नीटा 5 complex, same as the high temperature. At the high temperature, what happen? All the 5 protons are interconvert due to the fluxonial behavior. सॉरी, हाइड्रोजन इंटरकन्वर्ट नहीं होते, मेटल की पोजीशन सभी हाइड्रोजन पे चेंज होती रहती है। इस वजह से क्या होता है कि सभी हाइड्रोजन्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ऑल हाइड्रोजन विल बी इक्विवेलेंट एंड शो द फ्लक्सोनियल बिहेवियर। ड्यू टू दिस वी गेट द वन पीक in the NMR spectroscopy. But at the low temperature, this structure will fix, and now we can differentiate the hydrogens like HA, HB. That 2 protons have the same chemical environment because they attach to the same number of atoms at the same position, HC. So we get 3 peaks at the लो टेम्परेचर। बेसिकली क्या होता है, इसको सिंपली अगर आपको समझना हो तो लो टेम्परेचर पे, जैसे कि हमने मोसबार में स्पिन क्रॉसओवर पढ़ा था, उस पर भी यही होता है कि लो टेम्परेचर पे पीक्स ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। उसी टाइप से फ्लक्सोनियल बिहेवियर में भी लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा कि इसकी स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगी, और फिर आपको जो भी डिफरेंस दिखता है उसके अकॉर्डिंग आपको पीक मिलेंगे। बट एट द हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि स्पिन क्रॉसओवर में था कि पीक इतना क्लियर आउट नहीं हो पाता है, सभी इतने पास में होते हैं कि हमें सिंगल पीक ही दिखता है।
उसी टाइप से यहाँ पे है कि इनका चेंज इतना इतना फास्ट होता है कि इनका हमें डिफरेंस पता नहीं चलता और ये कंबाइन रूप से एक पीक देते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, TiCP4 4 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड लगे हुए हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया CP साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 फॉर्म में पाया जाता है, नीटा1 एंड नीटा5, जिसमें नीटा5 फ्लक्सोनियल बिहेवियर को शो करता है। सो एट द नॉर्मल टेम्परेचर this compound will show the one peak in NMR because all the ligands will show the fluxonial behavior, but when we reduce the temperature at the minus 40 degree Celsius, now what happen, we get the two signals, one is for नीटा1 and other one is for नीटा5, क्योंकि इसमें आधे नीटा1 शो करेंगे और आधे नीटा5 में कन्वर्ट होते रहेंगे। और ज़्यादा टेम्परेचर रिड्यूस करने पे -80 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर नीटा5 शो करता है। सो यहाँ पे वन सिग्नल इज़ फॉर नीटा1 एंड फ्लक्सोनियल बिहेवियर, जैसे मैंने आपको नीटा5 का बताया था कि जब और लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटॉन्स हमें मिलेगी, तो 3 सिग्नल मिलेंगे नीटा5 के लिए, तो टोटल 4 सिग्नल्स हमें मिलेंगे -80 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमें कितने पीक्स मिलेंगे, हमें अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें तो एक हाइड्रोजन के लिए और एक CP प्रोटॉन्स के लिए हमें टोटल 2 पीक्स मिलेंगे, जिनकी इंटेंसिटी होगी 5:1 में। अब अगर आपको केमिकल शिफ्ट वैल्यू पूछी जाए तो CP के लिए 4 to 5 की रेंज में और हाइड्रोजन के लिए -5 to -15 की रेंज में इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी। नाउ कम टू दिस एग्जाम्पल। एट द नॉर्मल टेम्परेचर what happens, all the CH3 are same, so all the hydrogens will give the one single signal in NMR, but at the low temperature this cis and trans CH3 will interconvert। आउटर और इनर प्लेन में है, इसलिए ये आपस में नॉर्मल टेम्परेचर पे तो चेंज होते रह रहे थे, बट लो टेम्परेचर पे ये फिक्स हो जाएंगे और इनकी पोजीशन फिक्स होने की वजह से ये दोनों अलग अलग पीक शो करेंगे और दो लो टेम्परेचर पे हमें टोटल 3 पीक्स मिलेंगे और उनका इंटेंसिटी रेशियो होगा 2:1:1। क्योंकि ये दोनों प्लेन में है इसलिए ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं और इनका एक ही पीक आएगा, ये एक साथ ही पीक देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज HNMR ऑफ this compound at the 25 degree Celsius will give the one signal and number of signal at the low temperature। लो टेम्परेचर पे आपको सिग्नल्स पूछा है। सो लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे तो सभी हाइड्रोजन सेम है, इस कंपाउंड नीटा4 C8H8 के सभी 8 हाइड्रोजन सेम है, तो ये 1 सिग्नल देते हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ, लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि इसकी नीटा4 पोजीशन फिक्स हो जाती है कि ये रुथेनियम इन 4 हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है। इस कंडीशन में अगर हम सेम एनवायरनमेंट वाले हाइड्रोजन को नंबरिंग दें, सो ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये दोनों और ये दोनों। सो इस टाइप से हमें 1 2 3 एंड 4 सिग्नल्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है बट इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी है। रिएक्शन ऑफ नीटा5C5H5 FeCO2 नेगेटिव विथ CH3I गिव A कंपाउंड A। द NMR ऑफ कंपाउंड A शो 2 सिंगलेट्स इन एन इंटेंसिटी विद द 3:5 रेशियो है। 2 पीक्स मिलेंगे वो 3:5 में मिलेंगे। देन द कंपाउंड A रिएक्ट विद PPH3 टू गिव कंपाउंड B। द NMR ऑफ कंपाउंड B is the set of 3 peaks with the ratio of 3:5:15। सो अब हमको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड से चलिए। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पता तो भी आप इसको कर सकते हैं बहुत इजीली। फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 CP प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हमारी रिएक्शन CH3I से हो रही है, सो CP लिगेंड तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन A डायरेक्टली कैंसल।
इजी। नाउ कम टू द ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी में आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग चलिए। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आयरन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, Cp के 5, Co के 2 और आयोडीन का 1 और CH3 का 1। सो टोटल 19 इलेक्ट्रॉन, बट फॉर द +1 चार्ज टोटल 18 इलेक्ट्रॉन. So this compound follow the 80 electron rule. But now come to the compound B. Compound B के लिए जब ऐड करेंगे तो 8 + 5 + 2 + 1 + 2 + 1 is equal to 19 electrons. So this is not follow the 18 electron rule. So option B is also incorrect. So only using 18 electron rule you can easily solve this particular question. Now come to the option number C. In option number C, if we calculate both the compound follow the 18 electron rule. So अब देखते हैं कि ये NMR के कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं नहीं कि अभी तक तो मान लीजिए हमने कट कर लिया। अगर एक और ऑप्शन होता जो ऐसा होता कि दोनों 80 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे होते तो आपको NMR दिखना पड़ता अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है। सो फर्स्ट कंपाउंड के लिए आपको चाहिए 2 सिग्नल्स, वो भी 3:5 के रेशियो में। तो यहाँ पे देखिए एक तो ये 3 हाइड्रोजन सिग्नल देंगे और एक Cp प्रोटॉन सिग्नल देंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, तो इनका इंटेंसिटी रेशियो 3:5 रहेगा। सो दिस इज करेक्ट फॉर द कंपाउंड नंबर बी। 1 signal is for the 5 protons of Cp and 3 protons of CCH3 and here the 15 electron of the PPS3. So according to this we get total 3 signals with an intensity ratio 15:5:3. So this is the correct option. अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होती है। हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, इसमें CH3I की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये CH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हेन द PPS3 इज अटैक, नाउ here is the arrangement of CH3 to the CO. यहाँ पे CO के साथ में CH3 अटैच हो जाएगा और PPS3 को प्लेस जगह दे देगा यहाँ पे अटैच होने के लिए। तो ये तो हुआ रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। बट विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल और NMR पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ से दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे FeCO5 की रिएक्शन करवाई है 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ जो कंपाउंड बी देता है। ये कंपाउंड 2 सिग्नल शो करता है। व्हेन द कंपाउंड बी रिएक्ट विद द HCl दिस गिव द 4 पीक्स इन द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको कंपाउंड सी को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कंपाउंड सी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मैंने सभी के 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले काउंट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 19 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए। ऑप्शन नंबर 2 में जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सो टोटली यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 एंड 4। सो मे बी दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल देखना है तो यहाँ पे आयरन के 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल्स के 2 और क्लोरीन का 1 एंड यहाँ पे नीटा 3 है क्योंकि तो नीटा 3 का कंट्रीब्यूशन 3 होता है। फिर भी अब नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन से मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल का किया है टोटल काउंटिंग। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की पीक तो यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे। अगर हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन देखेंगे तो ये तो एकदम डिफरेंट हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है और ये दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो टोटली हमें यहाँ पे मिल रहे हैं यहाँ पे इसको C नाम देते हैं। टोटल 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 सिग्नल आने चाहिए। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटली हमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के पीक मिल रहे हैं?
बी सी डी एंड ई। तो टोटल हमें यहाँ पे 5 पीक्स मिलेंगे, 5 सिग्नल्स। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए और साथ में NMR भी। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो FeCO5 पे ब्यूटाडाइइन दो CO को एलिमिनेट करते हुए यहाँ पे अटैच होता है। उसके बाद में जब हम HCl को ऐड करते हैं तो नीटा 2, क्योंकि यहाँ पे नीटा 2 है मतलब 2 कार्बन से अटैच था, वो नीटा 3 में कन्वर्ट होता है। आफ्टर नीटा 3 हमें इस टाइप का कंपाउंड मिलेगा। क्योंकि इसकी सभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फुलफिल नहीं है, इसलिए फर्दर HCl से रिएक्ट करवाने पे यहाँ पे Cl भी अटैच हो जाता है। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म। सो NMR के थ्रू ये काफ़ी इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग। अब जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करने के लिए देती हूँ। एग्जैक्टली यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस कंपाउंड को रिएक्शन करवानी है Br2 से। जो कंपाउंड ए देगा, कंपाउंड ए LiAlH4 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बी देता है। कंपाउंड बी का NMR स्पेक्ट्रा में 2 पीक्स होते हैं जिनका इंटेंसिटी रेशियो 5:1 है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको ए और बी कंपाउंड्स का करेक्ट पेयर बताना है। एग्जैक्टली आप रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल भूल जाइए, सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन रूल और HNMR के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे मैंने लिगेंड कंट्रीब्यूशन लिख दिया है। अगर आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल में लिगेंड कंट्रीब्यूशन को चेकआउट करना है तो सबका लिगेंड कंट्रीब्यूशन लिखा है। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। This video will helpful for you. In previous videos, I start the inorganic spectroscopy. In inorganic spectroscopy, I complete the ESR spectroscopy, Mosbar spectroscopy, organometallic IR and NMR spectroscopy. The phosphorus, fluorine and boron NMR is remaining. I will complete in next videos. After that, we will start the organic NMR spectroscopy and then the physical spectroscopy portion. So if you like the videos, then please like, share and comment. And any question if you have, then please ask in the comment section. Thank you for watching.